नमस्कार आप सबको। आज का मुद्दा कोई साइंटिफिक मुद्दा नहीं है, ये थोड़ा बिहेवियर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। घर में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल बना है, पेरेंट्स यानी कि माँ बाप अगर लड़ रहे हैं आपस में, उनकी लगातार लड़ाई होती है, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, एक बहुत ही नेगेटिव माहौल इन्वायरमेंट बना हुआ है घर के अंदर। इसमें किन किन बातों को ध्यान देना ज़रूरी है, इसी के ऊपर छोटी सी चर्चा है। अगर आप स्टूडेंट हैं एज वेल एज पेरेंट्स हैं, आप सबको ये चर्चा देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं दो स्पेशल पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको अलग से सजेशन पार्ट रखूँगा। मुद्दा नंबर 1, लड़ाई चाहे घरेलू हो चाहे कहीं का भी हो, अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि लड़ाई की जो प्राइमरी वजह है वो है डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाऊँ तो मान लिया कि आप और आपका दोस्त किसी स्टेशन पे हैं और आप ट्रेन के अंदर हैं और आपका दोस्त ट्रेन के बाहर खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोई एक तीसरा बंदा एक्स है, वो हमारे सामने बैठा हुआ है। अब जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू करती है, आपको लगता है कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा रेस्ट में बैठा है। आपका दोस्त उसे उस ट्रेन, क्योंकि ट्रेन जा रही थी तो आपका ट्रेन उसे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी फ़ोन इन कन्वर्सेशन हो और उसकी पोजीशन के ऊपर चर्चा हो तो आप कहेंगे मेरे सामने बैठा हुआ है, वो कहेगा नहीं वो तो चलता हुआ दिख रहा है। अब बताइए इसमें सही या गलत कौन? आप देखेंगे दोनों सही हैं, फ़र्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। ऐसे ही जब भी घर में किसी भी बात के ऊपर चर्चा होती है तो दोनों अलग अलग फ्रेम से देख रहे होते हैं, तो सही दोनों होते हैं, लेकिन ना एक बंदा दूसरे के फ्रेम में घुसता है ना दूसरा बंदा पहले के फ्रेम में घुसता है, और दोनों अपने अपने आर्गुमेंट्स में लगे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जब कभी कोई बात कह रहे हों तो हम किस फ्रेम से कह रहे हैं ये समझाएं, या फिर सामने वाला जिस फ्रेम से कह रहा हो अगर उसकी फ्रेम में जाकर के समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 80% घर के मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पॉइंट ये है कि बात फैमिली में होने वाले नोकझोंक की नहीं है, बात है उस नोकझोंक में इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा की और टोन के साथ साथ वॉल्यूम की, कितने हायर टोन पे आप बातचीत करते हैं। सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि जब भी कोई सामान्य बातचीत होती है उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब भाषा तो आप जानते हैं संगति से आती है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं, अगर आप सत्संग कर रहे हैं तो आप उन्हीं के संतों के जैसी वाणी बोलेंगे, और अगर आप 2-4 फ्रेंड्स के साथ गाली गलौज वाले माहौल में हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से भी वो गाली गलौज वाली लैंग्वेज निकलेगी। तो आपको, अब हर बंदे के पास टाइम तो है नहीं कि वो परमानेंट सत्संग में बैठा हुआ हो, ना उसके पास अवेलेबिलिटी है, ना उसके पास ऐसा माहौल है, ना उसके पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिससे अपने वर्क कल्चर से जुड़े ही रहना है। तो सिस्टम ये है कि ऐसे में जो हैबिट लग गई है वो हैबिट जाने अनजाने में निकल जाती है और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बात यहाँ विचार की नहीं है, मनोभावना की नहीं है, क्योंकि वो तो हर वक्त बदलती रहती है। आज कुछ सोच रहे हैं आप, अगले दिन कुछ सोच रहे हैं आप। यहाँ समस्या है शब्दों की, क्योंकि दुनिया आपकी भावनाओं को नहीं देख रही है, आपके शब्दों को देख रही है, और शब्द पकड़े जाते हैं, उन्हें संभाल करके रखा जाता है, कुछ कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक, कुछ तो पूरी ज़िंदगी रखते हैं कि उस बंदे ने मेरे बारे में ऐसी ऐसी बात कही थी। तो शब्दों का चुनाव भी बड़ा सोच समझ करके करना है। आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन धीरे धीरे गड़बड़ होता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा है। हमारी फैमिली, हमारे घर के इन्वायरमेंट को बहुत ख़राब कर रहा है। अब मैं कॉन्क्रेटाइज्ड कुछ सजेशन स्टूडेंट और पेरेंट को देना चाहूँगा। हर एक स्टूडेंट को कुछ बेसिक बातें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली ये कि आपके पेरेंट्स को दुनिया भर की टेंशन्स हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। वो जिस एज में पहुंच चुके हैं वहाँ अब धीरे धीरे उनकी शरीर कमज़ोर हो रही है, बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो उन्हें उनसे ओवरकम करना है, उनकी समस्याएं। दूसरी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फिनेंशियल बर्डन है। उन्होंने एक सिस्टम सेट किया हुआ है, किसी ने घर EMI पे लिया हुआ है, गाड़ी EMI पे है, या कहीं ना कहीं किसी से किसी काम के लिए लोन ले रखा है। ऊपर से बच्चों के खर्चे हैं, घर का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ खर्च है। उन्होंने एक सिस्टम सेट किया हुआ है, कोई जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है, उसका एक सिस्टम सेट है। अब उन सबको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। उन्हें परमानेंट ये टेंशन है कि अगर ये जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो मैं पूरा का पूरा अनबैलेंस हो जाऊंगा। तो हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ एक बड़ी फाइनेंशियल बर्डन के साथ वो बाहर चल रहे हैं। तीसरा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के शिकार हैं, उनको दिन रात उसको भी झेलना होता है, उनके ऊपर उसकी बहुत बड़ी टेंशन है। जब वो वहाँ से घर में आते हैं तो घर में उनके हिसाब का सिस्टम नहीं दिखता, कुछ ना कुछ घर के अंदर भी कमियाँ दिखती हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनकी भी उनको टेंशन है। पूरी फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका भी एक तनाव
लिए बैठे हैं। इसके साथ साथ अब उनकी लाइफ में कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं बचे जिन दोस्तों से वो कुछ मदद लग सके। ऑलमोस्ट सारे दोस्त छूट गए हैं मैक्सिमम लोगों के। कुछ चंद फ्रेंड्स बचे हुए हैं, उन्हीं से, वो भी उनसे बहुत टाइम के बाद उनकी कम्युनिकेशन है। फैमिली में भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कुछ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से फैमिली में भी लोगों से, आपस में रिलेटिव से भी बहुत ज़्यादा बातचीत उनकी नहीं है। समय इतनी है नहीं कि वो किसी सत्संग में जाएं या किसी अच्छे इंसान से या किसी मेंटोर से जुड़ें और डिस्कशन करें कि मुझे कैसी मेरी आर्ट ऑफ लिविंग क्या होनी चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए। ऐसे में उनकी व्यथा को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के पास इतनी प्रेशर हो, जिन माँ बाप के पास दिन रात सिर्फ आपके जीवन को बनाने का टारगेट हो, उससे आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो आपसे हमेशा बहुत प्यार से बात करें। वो कई बार आउट ऑफ ट्रैक जा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आपको कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स समझनी है और उनको सपोर्ट करना है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में कुछ सजेशन पेरेंट्स के लिए। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको कम से कम इन 4 बातों पर ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहली बातचीत है कि आप जब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, आपको आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। आपके लिए बड़ा नॉर्मल है, लेकिन आपके बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं है। आपके बच्चे आपको एक भगवान की तरह देख रहे हैं। उनके दिमाग में आपकी एक अलग इमेज है। अगर आप इस तरीके से लड़ेंगे तो उनका भरोसा उठेगा, उनका ट्रस्ट खत्म होगा। वो एक नई तरह के संस्कार आप उनके अंदर भर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके मॉम एंड डैड लड़े, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप अपने बचपन की बात याद करिए कि आप कितने इमोशनल हुआ करते थे उन दिनों। तो उन चीज़ों को उनके फ्रेम में जा कर के समझना होगा और इन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करनी होगी जो आप उनके सामने कर रहे हैं। तो आपको इस पहली चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी एक बहुत गंभीर मुद्दा ये है कि अक्सर माँ बाप की लड़ाई में बच्चों को जज बना दिया जाता है। पिताजी मम्मी की प्रॉब्लम्स, उनकी कमियों को बच्चे से बता रहे हैं, माँ पिताजी की कमियों को बच्चे से बता रही हैं। आपने एक अच्छे संस्कार भरे, आपने उनको अच्छी चीज़ सिखाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने एक अच्छा जीवन जीने का सलीका सिखाया, लेकिन साथ में आपने उनके अंदर बुराइयाँ भी भरी। ये लगातार भरी जाने वाली बुराई क्या विष का काम नहीं कर रही, क्या जहर का काम नहीं कर रही? ये समझने की ज़रूरत है। आप उनको जज ना बनाएं, उनसे हमेशा एक दूसरे की अच्छी बातें करें, उनसे नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि उनके दिमाग में इस तरह की बातों का एक आदत सी बन रही है। फिर वो भी आने वाले टाइम में लोगों की बुराइयां करेंगे, लोगों की बुराइयां, यानी उनका पूरा ध्यान धीरे धीरे नेगेटिविटी पे चला जाएगा और उनके जीवन से लगभग खत्म ही हो जाएगी पॉजिटिविटी। तीसरी इंपॉर्टेंट बातचीत ये है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि माँ बाप की जो लड़ाई होती है, जब वो एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं तो वो पब्लिक में नहीं करते, बच्चों के सामने नहीं करते, क्योंकि उन्हें शर्म आती है। बच्चों के सामने लड़ सकते हैं तो प्यार वाली बात आप सामने नहीं कर रहे, सामने सिर्फ लड़ाई हो रही है, तो बच्चों को क्या लग रहा है कि ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आजकल यूथ में मैरिज ना करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी देखा गया है कि उनके दिमाग में ये सेट हो गया है कि जैसे हमारे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं वैसे ही हमारी लाइफ हो जाएगी, तो ऐसी लाइफ का फ़ायदा क्या है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है आने वाले यूथ के ऊपर और उनकी स्टडी के ऊपर तो इम्पैक्ट डालता ही है। ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको गुस्से पे कंट्रोल करने की तो ज़रूरत है ही। आप जानते हैं फैमिली मैटर्स में जब आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा कभी भी मन की कोई भावना नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक दिखावा है जो शुरुआत के दिनों में किसी चीज़ को कराने के लिए किया जाता है या प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इंसान धीरे धीरे उस ट्रैप में फंस जाता है और इतने बुरे तरीके से फंस जाता है कि धीरे धीरे उसे वास्तविक लगने लग जाती है। इस ट्रैप से बचने की ज़रूरत है। ये एक तरीके की एक्टिंग है जिसमें आप खुद फंस जाते हैं। तो अगर आप इसके शिकार हैं, आपको बहुत गुस्सा आने लगा है, तो आप गुस्से को थोड़ा पीना भी सीखिए। आप थोड़ा प्रेम से बात करने की एक्टिंग कीजिए। हो सकता है धीरे धीरे आपको आपके अंदर बढ़िया तरीके से बातचीत, बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट वाली चीज़ आपके ऊपर ओवर एक्टिव हो जाए और गुस्से वाली चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाए। आप सोचते होंगे कि गुस्से से आप बच्चों से बहुत सारा काम करा लेते होंगे या घर में गुस्सा करने से बहुत सारे काम बन जाते होंगे। वास्तविकता ये नहीं है। गुस्से से किसी चीज़ को दबाया जा सकता है। ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्यार से समझाना, प्यार से बताना। गुस्से से दबाई हुई चीज़ आज नहीं तो कल वापस आएगी ही आएगी। तो गुस्सा करने से बचना एक बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको फैमिली का एनवायरनमेंट ठीक रखने के लिए करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अनुभवी हैं। जैसा भी हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि घर का माहौल टॉक्सिक ना रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कोई ज़्यादा असर ना हो। उम्मीद करता हूँ आपका जो टाइम मैंने लिया वो टाइम थोड़ा फ्रूटफुल था। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू।